Good morning to one and all. My dear students, today I am here along with the last part of information related to Japan. And in this session, I shall explain about after defeat, re-emerging as a global economic power. My dear students, in today's session, I shall explain about the Japan and I shall also explain about the economic progress as well as the achievement after the defeating in Second World War. Dear students, Japan's attempt to carve out a colonial empire ended with its defeat by the Allied forces. बच्चों, जापान की जो औपनिवेशिक साम्राज्य की जो कोशिशें थी, मैंने आपके इससे पहले जो एक्सप्लेन किया है, उन कोशिशों को जो एलाइड फोर्सेस थी बेटा, उनके हाथों हार के द्वारा खत्म हो जाती है। जापान जो कुछ भी प्रयास कर रहा था अपने कॉलोनियल एक्सपेंशन को लेकर के, एलाइड पावर के द्वारा हारने के बाद उसकी सारी कोशिशें खत्म हो जाती है। It has been argued that nuclear bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki to shorten the war. बच्चों, यह तर्क दिया गया कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। बट अदर थिंग्स दैट इमेंस डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग इट कॉज्ड वर अननेसेसरी। लेकिन दूसरे लोगों का ये मानना था कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस हुआ, ये जो दुख दर्द का जो तांडव हुआ, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार की इंफॉर्मेशन है, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, तो उसी का रिस्पॉन्ड अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब को गिरा करके उस युद्ध को लगभग समाप्ति की ओर लेकर गया था। ठीक, अंडर द यूएस lead occupation, Japan was demilitarized and a new constitution introduced. बच्चों, अमेरिकी नेतृत्व वाले जो कब्जे थे उसके दौरान जापान को डीमिलिटराइज कर दिया गया, विसैन्यीकरण कर दिया गया, मतलब वहाँ से सेना का अस्तित्व हटा दिया गया और एक नए संविधान को लागू किया गया। बच्चों, there is an information regarding the Article 9. What was in Article 9? We have to understand this one, okay? This had Article 9, the so-called No War Clause, that renounces the use of war as an instrument as state policy. बच्चों, जो अनुच्छेद 9 की बात कर रहे हैं ना, वो तथाकथित युद्ध न करने वाली बात को लेकर के, और इसके अनुसार क्या बात थी कि युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओके, नो वार क्लॉज दैट रिनाउंसेस द यूज ऑफ वार एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका इस्तेमाल किया जाना वर्जित किया गया। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इकोनॉमिक पावर के रूप में जब जापान के इमर्ज होने में कौन कौन सी और चीज़ें शामिल थी, तो उसमें एक और था बेटा, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, कृषि सुधार, द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एन अटेम्प्ट टू डिसमेंटल द जायदात्सु लार्ज मोनोपोली हाउस दैट डोमिनेटेड द जापानीज इकोनॉमी व आल्सो कैरिड आउट। बच्चों, इसके अलावा कृषि में सुधार हेतु कार्य किए गए, जो व्यापारिक संगठन थे उनका पुनर्गठन किया गया। जापान की जो अर्थव्यवस्था में जायबासु के बारे में मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में समझाया है, जो एक जापान की इकोनॉमी पे बड़ी होल्ड किए होती थी, उस एकाधिकार रखने वाली कंपनी की पकड़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई है ना। पॉलिटिकल पार्टीज वर रिवाइव्ड, राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया। एंड द फर्स्ट पोस्ट वार इलेक्शन हेल्ड इन 1946। बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है, 1946 में जंग के बाद पहले चुनाव जो होते हैं वो 1946 में होते हैं, और इस इलेक्शन में महिलाओं ने भी
पहली बार मतदान किया था, वेयर women voted for the first time in 1946 election. This is the major changes. We can say this is the major changes in the Japanese scenario. जापान के परिदृश्य में ये बहुत बड़ी सफलता थी, या आप कह लीजिए कि बहुत बड़ी बात थी 1946 के इलेक्शन में महिलाओं के द्वारा मतों का उपयोग किया जाना. The rapid rebuilding of the Japanese economy after its shattering defeat was called a post-war miracle. Post-war miracle बच्चों, ये अपनी भयंकर हार के बावजूद, जहाँ परमाणु बम गिराए गए हों, है ना, नाभिकीय बम गिराए गए हों, उसके बाद भी किसी देश की अर्थव्यवस्था का तेजी से पुनर्निर्माण होना वाकई में एक चमत्कार की श्रेणी में आता है. अपनी भयंकर हार के बावजूद जापान अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण कर रहा था वो वाकई एक चमत्कार था. लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक था इसकी जड़ें, जो कि जापान के एक लंबे इतिहास में निहित थी. ओके, बट इट वॉज मोर देन दैट. ये चमत्कार से भी बढ़कर क्या चीज कह रहा है? इट वॉज फर्मली रूटेड इन इट्स लॉन्ग हिस्ट्री. The constitution was democratized only now, but the Japanese had a historic tradition of popular struggles and intellectual engagement with how to broaden political participation. बच्चों, संविधान को औपचारिक स्तर पर एक गणतांत्रिक रूप में बनने के लिए इसी समय, उसको मतलब कहने का मतलब यह है कि संविधान को औपचारिक रूप से गणतांत्रिक रूप इसी समय दिया गया. ठीक है. और इसके अलावा जापान में जो जनवादी आंदोलन चल रहे थे या राजनीतिक भागीदारी का जो आधार बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो वो वहाँ के इंटेलेक्चुअल पर्सन्स या वहाँ की बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा रही. ठीक. और साथ ही युद्ध से पहले के जो समय में जो सामाजिक संबद्धता थी उसको भी इस समय एक गणतांत्रिक रूपरेखा के तहत सुदृढ़ किया गया. द सोशल कोहेंशन ऑफ द प्री वॉर ईयर्स वाज स्ट्रेंथन एंड अलाउइंग फॉर अ क्लोज वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड इंडस्ट्री. इसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योग, इनके बीच एक करीबी रिश्ता कायम हो गया. ठीक बच्चों, और साथ ही अमेरिकी समर्थन भी जापान को मिलता रहा. साथ ही कोरिया और वियतनाम में जो जंग हुई उसके कारण भी जापान की अर्थव्यवस्था को आगे आने में बहुत मदद मिली. ओके, यूएस सपोर्ट एज वेल एज डिमांड क्रिएटेड बाय द कोरिया एंड द वियतनामीज वॉर आल्सो हेल्प द जापानीज इकोनॉमी. तो इस तरह से जापान अपनी वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आने के लिए कई पहलुओं पर एक साथ कार्य कर रहा था. माय डियर स्टूडेंट्स, द 1964 ओलंपिक्स हेल्ड इन टोक्यो, दिस मार्क्ड अ सिंबॉलिक कमिंग ऑफ एज. बच्चों, 1964 में टोक्यो में जो ओलंपिक खेल हुए वो जापानी अर्थव्यवस्था की एक परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आते हैं. In much the same way, the network of high-speed bullet train, Shinkansen, started in 1964. इसी वर्ष वहाँ की जो एक बुलेट ट्रेन, शिंकासेन कहते हैं जिसे, शिंकासेन यानी बुलेट ट्रेन, उसका जाल भी 1964 में शुरू हुआ और इस पर रेलगाड़ियाँ लगभग 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ रही थी. अब तो उसकी स्पीड और भी ज़्यादा हो चुकी है और यह भी उन जापानियों की सक्षमता को दर्शाता है कि वे किस तरह से नई प्रौद्योगिकी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद बाजार में ला रहे थे. ओके, ये जापानीज़ के एडवांस टेक्नोलॉजी को उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाने, उनके द्वारा यूज़ किए जाने, उनको भी ये दर्शा रहे थे. द 1960s saw the growth of civil society movement as industrialization had been pushed with utter disregard
to its effect on health and the environment. बच्चों 1960s के जो डिकेड चल रहा था उसमें कई नागरिक सामाजिक आंदोलन भी हुए। वो आंदोलन अपने चरम पर थे। ये बढ़ते हुए जो औद्योगिकीकरण के कारण जो स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव हो रहे थे उसको सरकार के द्वारा पूरी तरह नज़रअंदाज करने का विरोध किया गया। ठीक है। कैडमियम पॉइजनिंग विच लीड टू अ पेनफुल डिसीज was an early indicator, followed by mercury poisoning in Minamata in 1960s and problem caused by air pollution in the early 1970s. बच्चों जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो स्वाभाविक सी बात है कि पर्यावरण पर उसका दुष्प्रभाव ज़रूर होगा। तो ये जो कैडमियम का जहर था है ना, इसके चलते बड़ी कष्टप्रद बीमारियां होने लगी और ये उसकी आरंभिक सूचक था। जब ये औद्योगिकरण तेजी से फैल रहा था तो कैडमियम का पॉइजन के तौर पर लोगों में जो बीमारियां फैल रही थी वो इसकी आरंभ की सूचना दे रहा था। 1960 के डिकेड में मिनामाता में जो मर्क्यूरी पॉइजनिंग पारे के जहर के फैलने की वजह से 1970s के डिकेड में जो हवा में प्रदूषण की समस्याएं ये सब पैदा होने लगी थी। और बेटा इसके लिए जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग थे, ग्रास रूट प्रेशर ग्रुप्स began to demand recognition of this problem as well as compensation for the victims. तो जब इन समस्याओं के कारण कुछ लोग इससे हताहत भी हुए, इन समस्याओं के कारण काफ़ी बीमार हुए, तो जो ज़मीन स्तर पर काम करने वाले जो दबाव गुट थे उन लोगों ने सरकार के सामने समस्याओं को रखने, उसको पहचानने और जो इससे प्रभावित हुए उन्हें मुआवजा देने की उन्होंने मांग भी रखी। गवर्नमेंट एक्शन एंड न्यू लीगल रेगुलेशंस हेल्प टू इम्प्रूव कंडीशंस। सरकारी कार्यवाही और नए कानून बनने के बाद स्थिति फिर बेहतर होना शुरू होती है। बच्चों 1980s के डिकेड के मिड में फिर ये पर्यावरण से संबंधित जो विषय थे इनमें लोगों की दिलचस्पी अब कम होने लगी थी। ओके, वह ऐसा इसलिए होने लगा था क्योंकि 1990s या 90s के डिकेड के आते आते जापान ने अपने देश में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण से संबंधित नियम थे उन्हें अमल में लाना शुरू कर दिया था। ठीक। नाउ टुडे as a developed country it faces the challenge of using its political and technological capabilities to maintain its position as a leading world power. बच्चों आज यह जापान एक विकसित देश के रूप में खड़ा हो चुका है और इस विकसित देश के रूप में यह विश्व शक्ति में आगे की पंक्ति में खड़ा अपनी हैसियत को बनाए रखता है और इस हैसियत को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का इस्तेमाल करने की चुनौतियों का वो सामना कर रहा है। बच्चों किसी पोजीशन को पा लेना आसान होता है लेकिन उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है और जापान उस उभरती हुई अर्थव्यवस्था का हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग समाप्त सा हो गया था, लेकिन बहुत जल्द जापान जैसे देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला। पूरी कंट्री के हर एक सेक्टर पे उसने काम किया, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, सस्ते दामों पर मार्केट में लेकर आया और वर्ल्ड की एक बेस्ट इकोनॉमी की कैटेगरी में वो खड़ा हो गया। तो आज भी यह देश न्यू टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथन को मेंटेन करने के लिए सदैव कार्यरत और क्रियाशील है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।